हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आप लोगों के लिए 2 से 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, इसकी आपको उपयोगिता लिखनी है। क्या लिखनी है, इसकी आपको उपयोगिता। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है। एंटीबॉडी की यदि हम बात करते हैं तो एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं मोनोक्लोनल। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रकार की विशेष प्रकार की एंटीबॉडी होते हैं जो कि रोगक्षम होते हैं, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता जो है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अंदर होती है। आपको पता है कि जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आता है वैसे ही एंटीबॉडी के निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एंटीबॉडी की संरचना के अंदर जो एंटीजन होते हैं ये जाकर के नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो कि रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होती है और यह एक विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए निश्चित होती है, यानी के लिए स्पेसिफिक होती है। कहने का मतलब यह है कि एक विशेष प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है केवल एक ही प्रकार के एंटीजन को नष्ट करती है। यदि आप चाहें कि एक ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सभी प्रकार के एंटीजन को खत्म कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक स्पेशल टाइप्स की होती है, यानी कि एक एंटीबॉडी एक ही एंटीजन को खत्म करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है किसी विशेष एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, यानी कि विशिष्ट होती है, यानी कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी केवल और केवल एक ही एंटीजन को खत्म कर सकती है। इसकी उपयोगिता की यदि हम बात करते हैं तो देखिए पहला जो यूज या पहला उपयोग होता है ABO, यानी ए बी और ओ जो तीनों रक्त समूह वाले हैं ए बी और ओ। इसके अलावा कैंसर रोग में, एलर्जी तथा विषाणुओं के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं उसके निदान में तथा गर्भधारण का पता लगाने में, इन सारी चीजों में उपयोग किया जाता है किसका, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का पहला उपयोग क्या है, ब्लड ग्रुप, इसके अलावा कैंसर, एलर्जी, विषाणुओं और गर्भधारण का पता लगाने में किसका यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। दूसरा जो यूज है वो है रोगों के उपचार में। कोई भी अगर रोग है उसके रोगों के उपचार में भी यूज किया जाता है किसका, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। जैसे कि ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर में किसका यूज किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा यूजेस। तीसरा यूज क्या है कि अंगों के प्रत्यारोपण में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो किसी भी पार्ट का यदि ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें भी अहम भूमिका होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की। तो तीनों फंक्शन या तीनों कार्य आपको या तीनों उपयोगिता आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व लिखिए। तो स्पाइरुलिना की यदि हम बात करते हैं तो स्पाइरुलिना एक प्रकार का क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है, एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यानी कि नील हरित शैवाल होता है, यानी कि एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि तालाबों में या जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है स्पाइरुलिना एक प्रकार का। स्पाइरुलिना के कई सारे आर्थिक महत्व हैं। तो स्पाइरुलिना का देखिए जो इंपॉर्टेंट महत्व है वो क्या है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इसकी उच्च जैव मास उत्पादन क्षमता होती है और इसके अंदर बड़े पैमाने में प्रोटीन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी स्पाइरुलिना जो है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो पहला इंपॉर्टेंस किसके रूप में हो गया कि इसके माध्यम से हम प्रोटीन को भी प्राप्त करते हैं, यानी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट स्रोत या सोर्स होता है स्पाइरुलिना। दूसरा यूज क्या है कि बहुत ही कम समय में हम औद्योगिक स्तर पर यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको उगा सकते हैं। कम समय पर अधिक मात्रा में स्पाइरुलिना को हम इंडस्ट्रियल लेवल में उगा सकते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी आलू संसाधन संयंत्र, इसके अलावा अपशिष्टों पर जैसे कि घास फूस या खरपतवारों पर, इसके अलावा पशु खाद जो होती है तथा जो वहित मल होते हैं यहां पर भी आसानी से उगाया जा सकता है किसको, स्पाइरुलिना को। तो स्पाइरुलिना के ये हो गए तीसरे इंपॉर्टेंस। चौथा इंपॉर्टेंस क्या है कि स्पाइरुलिना में ना केवल प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है बल्कि इसमें विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इसके अलावा जो वसा या लिपिड है इनकी मात्रा भी प्रबल मात्रा में मौजूद होती है। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन के अलावा विटामिन, खनिज, लवण का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएम फसलों के लाभ लिखिए। जीएम फसलों का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती है, यानी कि ट्रांसजेनिक फसलें इनको आप कह सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक फसलें या आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं इनके कई सारे लाभ हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसी फसल है जिसके जीनों के अंदर हमने एक बाहर से विशेष प्रकार के जीन का समावेश करा दिया और एक नई प्रकार की फसल को हमने तैयार किया, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक फसल, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड
मॉडिफाइड फसल, तो यानी कि जीएम फसल कहेंगे उसे। तो जीएम फसल के कई सारे लाभ हैं। पहला लाभ क्या है, देखिए जीएम फसलें जो होती है इन फसली पौधों में वांछित फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न करती है, यानी एक अच्छी किस्म की फसलों की प्रजातियों को हम डेवलप या विकसित कर सकते हैं किसके थ्रू, जीएम फसलों के थ्रू। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट लाभ क्या है कि ट्रांसजीनेसिस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जीएम पौधे हैं उनमें विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीवों को हम प्रविष्ट करा सकते हैं, जिस कारण से ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का ही उत्पादन करने लगती हैं। फॉर एग्जांपल किसी फसल के अंदर हमने एक विशेष प्रकार के जीव को प्रवेश करा दिया, जिसके कारण उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन करने लगती हैं जीएम फसलें। तीसरा इंपॉर्टेंट यह लाभ क्या है कि इन फसलों में पूर्व से जो उपस्थित जीन होते हैं उनकी अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है, अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। तो पहले से अगर कोई जीन उपस्थित है फसलों के अंदर तो उनकी अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि परजीवी जीवाणु क्या होते हैं, क्या है परजीवी जीवाणु क्या होते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनका आपको उदाहरण भी बताना है। तो परजीवी जीवाणु जो होते हैं या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ऐसे बैक्टीरिया जिनके जीनों में या डीएनए में हम एक नए प्रकार के जीन या डीएनए का समावेश करा देते हैं, और जब हम किसी नए जीन या डीएनए का समावेश करा देते हैं तो वो नया जीन या डीएनए अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, इसे ही हम कहते हैं परजीवी जीवाणु या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक यहां पे बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो भी जीन उपस्थित है, इस बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए जो भी जीन उपस्थित है, अब हमने क्या किया कि बाहर से कुछ जीनों को क्या कर दिया, बाहर से कुछ जीन का हमने क्या कर दिया, समावेश करा दिया। क्या कर दिया हमने, बाहर से कुछ जीनों का समावेश करा दिया इस बैक्टीरिया के अंदर, जिसके चलते ये जो बाहरी जीन हमने प्रवेश कराया, ये बाहरी जीन यहां पहुंचने के बाद अपनी अभिव्यक्ति या अपना लक्षण जो है व्यक्त करता है, और इसे ही हम कहते हैं परजीवी जीवाणु। मतलब एक दूसरे प्रकार के जीन को अगर हम समावेश करा देंगे तो उसके चलते जो जीवाणु की संरचना में रूपांतरित होगा, यानी जीवाणु जो नया प्रकार का जीवाणु बनेगा, उसे हम कहेंगे परजीवी जीवाणु या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इस्चेरिचिया कोलाई, या आप शॉर्टकट में इसको कहते हैं इकोलाई। तो इकोलाई जो है एक इंपोर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो कि परजीवी जीवाणु है, और यह आपको यह भी याद रखना है कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है इसके माध्यम से ही हम इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। और इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, इंसुलिन एक विशेष प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जिसकी कमी से डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है या मधुमेह रोग हो जाता है। तो मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग के निदान के लिए ही इंसुलिन के उत्पादन करने में अहम भूमिका होती है इकोलाई बैक्टीरिया की। तो इकोलाई बैक्टीरिया एक परजीवी जीवाणु होता है जो कि डायबिटीज रोग के निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन्न करता है। तो सीधी सी बात है कि परजीवी जीवाणु का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर हमने नए प्रकार के जीनों का समावेश करा दिया, जिस चलते जो नया जीन है वो अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, अपने लक्षण को व्यक्त करता है, जिसे हम कहते हैं परजीवी जीवाणु या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं इसको, हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीओडी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हिंदी में हम बोलेंगे जैविक ऑक्सीजन मांग। जैविक ऑक्सीजन मांग की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि आप नाम से आसानी से समझ सकते हैं कि जैविक ऑक्सीजन मांग मतलब कोई भी यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उन कार्बनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। तो जैविक ऑक्सीजन मांग देखिए है क्या कि एक विशिष्ट समय में तथा एक विशिष्ट तापमान पर, यानी एक निश्चित तापमान पर दिए गए पानी के नमूने में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो वायवीय जैविक जीव होते हैं उनके द्वारा जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग का मतलब सीधे से है कि कोई भी अगर जल में कार्बनिक यौगिक हैं उनको तोड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जैविक ऑक्सीजन मांग। जैसे देखिए कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पौधों के अंदर, घास की कतरन के अंदर, इसके अलावा खाद व सीवेज के पानी में जो भी मौजूद होते हैं कार्बनिक पदार्थ, इनको तोड़ने के लिए जो भी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की उसे हम कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कई बार इसका पूरा नाम पूछा जाता है, बीओडी का पूरा नाम तो आपको याद रखना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगला क्वेश्चन आपका है
परागकण भित्ति की रचना में टेपिडम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। किसी भी परागकण की भित्ति जो होती है उसकी रचना में एक टेपिडम की भूमिका होती है, मतलब टेपिडम का जो कार्य होता है वो आपको बताना है। तो टेपिडम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जब आप बात करते हैं किसी भी परागकोश की संरचना की अंदर की, तो जब हम एक स्टेमेन या पुंकेसर की संरचना देखते हैं तो उसमें ऊपरी भाग क्या होता है, एंथर होता है। क्या होता है, ऊपर का भाग क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। तो ऊपर का भाग क्या होता है, एंथर होता है। इस एंथर की संरचना के अंदर आपको कई सारे यहाँ पे बीजांड लघु बीजाणुधानी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, लघु बीजाणुधानी, और इनके अंदर होते हैं लघु बीजाणु यानी कि परागकण। तो देखिए क्या होता है कि जो परागकोश होते हैं ये जब फटते हैं तब इसमें से परागकण बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही परागकोश फटता है वैसे परागकण बाहर निकलते हैं। तो परागकण का बाहर निकलने में, यानी कि जो परागकोश होता है, परागकोश के स्फुटन में पहला इंपॉर्टेंट काम टेपिटम का क्या है कि यह परागकोश के स्फुटन में मदद करता है, मतलब परागकोश के फटने में मदद करता है, जिस कारण से ही परागकण क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, यानी बाहर निकल के जाते हैं। दूसरा टेपिटम का कार्य क्या होता है कि यह विकसित हो रहे होते परागकण को पोषण देता है। जो परागकण या पोलन ग्रैंड डेवलप हो रहा होता है उसको पोषण देने का, यानी कि न्यूट्रिशन देने का काम किसका होता है, टेपिटम का होता है। तो टेपिटम के दोनों कार्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है त्रिसंलयन क्या है, यह कहां पर और कैसे संपन्न होता है, तथा त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रकों के नाम लिखना है। तो त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रकों के नाम देखिए आपको याद रखना है 3। त्रिसंलयन की प्रक्रिया में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं, तो 3 केंद्रक सम्मिलित होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो त्रिसंलयन होता है यह द्विनिषेचन का ही एक चरण होता है। किसी भी एंजियोस्पर्मिक या आवृत्तबीजी पादपों के अंदर एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का ही एक पार्ट होता है ट्रिपल फिजन। और ट्रिपल फिजन में होता क्या है कि ट्रिपल फिजन में जो द्वितीयक केंद्रक होता है, देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी पराग नलिका से 2 केंद्रक मुक्त होते हैं। पराग नलिका जब आती है भ्रूणकोश के अंदर तो इस पराग नलिका से 2 केंद्रक क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अब 2 केंद्रकों के जो मुक्त होते हैं, 2 केंद्रकों में से देखिए 2 केंद्रकों में से होता क्या है, 2 केंद्रकों में से देखिए जो पहला केंद्रक होता है, एक केंद्रक ये हो गया, एक केंद्रक मान लीजिए हो गया। अब दोनों केंद्रक में से जो पहला केंद्रक आता है वो इस अंड कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक से क्रिया कर लेता है, जिसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन कहते हैं। और जो बचा ये दूसरा वाला ये जो दूसरा वाला नरयुग्मक बचा है, ये दूसरा नरयुग्मक जाएगा भ्रूणकोश के अंदर और द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करेगा, यानी टोटल एक द्वितीयक केंद्रक हो गया। देखिए 2 द्वितीयक केंद्रक हो गए और एक ये दूसरा नरयुग्मक, तो 3 केंद्रक टोटल मिल गए। तो इस प्रकार से इस क्रिया में टोटल 3 केंद्रक मिलते हैं, इसीलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। तो त्रिसंलयन की प्रक्रिया में आपको हमेशा याद रखना है कि इस प्रक्रिया में होता क्या है। तो देखिए इस प्रक्रिया में जो दूसरा नरयुग्मक होता है, यानी जो दूसरा नरयुग्मक होता है, देखिए जो दूसरा नरयुग्मक होता है, तो दूसरा नरयुग्मक जो होता है ये क्रिया किसके साथ करता है, दूसरा नरयुग्मक क्रिया करता है किसके साथ, ये करता है द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया। किसके साथ, ये द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है। तो जब द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है तो यह एक किसका निर्माण करता है, पीईएन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पीईएन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जो कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है। तो आपको याद रखना है कि जब द्वितीयक केंद्रक के साथ दूसरा नरयुग्मक क्रिया करता है तो यह एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। इस क्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन की क्रिया में टोटल 3 केंद्रक भाग लेते हैं। और त्रिसंलयन की क्रिया पूछा है आपसे कि कहां होती है, तो त्रिसंलयन की प्रक्रिया जो है कहां होती है, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक के अंदर संपन्न होती है। तो यह क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण क्या है, इसका आपको उदाहरण देना है। तो अनुकूली विकिरण का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एक एरिया या क्षेत्र है, उस एरिया या क्षेत्र में मान लीजिए कोई एक स्पीसीज या कोई भी प्रजाति निवास कर रही है। उस एक प्रजाति के द्वारा अगर वहां पे कई सारी प्रजातियां डेवलप हो जाती है या विकसित हो जाती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ये एरिया है, इसमें मान लीजिए कोई एक प्रजाति है। कितनी प्रजाति है, कोई एक प्रजाति है केवल। तो इस एक प्रजाति से अगर यहां पे कई सारी दूसरी प्रजाति विकसित हो जाए, तीसरी प्रजाति कोई विकसित हो जाए, चौथी प्रजाति कोई विकसित हो जाए, तो इस प्रकार से कई सारी प्रजातियां अगर डेवलप या विकसित हो जाती है किसी एक ही प्रजाति से किसी एक क्षेत्र में, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। तो ये भी आपको याद रखना है, एडाप्टिव रेडिएशन
हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली इंग्लिश का वर्ड पूछ लिया जाए, तो आपको यह भी याद रखना है कि अनुकूली विकिरण को हम इंग्लिश में कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति से कई प्रजातियां विकसित हो जाती है और ये प्रजातियां विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण करती हैं, इन्हें ही हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। अब पूछा है इसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, डार्विन की फिंचें। तो डार्विन जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बीगल नामक जहाज में बैठ करके यात्रा की थी, भ्रमण किया था, तो डार्विन की जो फिंचें हैं, डार्विन जब बीगल नामक जहाज में बैठ के जब गैलोपियन द्वीप में पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ फिंचे देखी, कुछ चिड़िया देखा उन्होंने। चिड़ियों में उन्होंने क्या देखा कि चिड़ियों का बाकी पार्ट तो क्या था, सब समान था, बस चोंच क्या थी उनकी जो है अलग अलग थी, जिसे डार्विन ने नाम दिया डार्विन की फिंचें। तो ये आपको याद रखना, डार्विन की फिंचें। डार्विन की फिंचें सबसे बड़ी एग्जांपल है किसका, एडाप्टिव रेडिएशन का। इसके अलावा एक और एग्जांपल यदि आप लिखना चाहते हैं तो जो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल होता है, यह भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अनुकूली विकिरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटास्टेसिस क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या करिए। तो मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर होते हैं, क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर होते हैं जिन्हें हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और ये मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये केवल एक ही स्थान तक सीमित नहीं रहते हैं, ये रक्त के माध्यम से या लसिका यानी कि लिम्फ के माध्यम से दूसरे स्थानों पर भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दूसरी कोशिकाओं पर भी गुणन करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मेटास्टेसिस का मतलब है कि कुछ विशेष प्रकार की जो कैंसर कोशिकाएं होती है, तो जो कैंसर कोशिकाएं होती है ये क्या करती हैं कि नए नए स्थानों तक फैलती है और इनके नए नए स्थानों तक जो फैलने की प्रवृत्ति होती है इसे ही हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस जो होता है एक विशेष प्रकार की कैंसर कोशिकाएं या ट्यूमर कोशिकाएं होती है जो केवल एक ही जगह तक सीमित नहीं रहती हैं बल्कि कई नई नई जगहों पर फैलती रहती हैं। उनके नई नई जगहों में फैलने की जो प्रवृत्ति होती है या नए नए जगहों में फैलने की जो क्षमता होती है इसे ही हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान क्या है। तो गंगा एक्शन प्लान की यदि हम बात करते हैं तो यह भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा 1986 में विकसित की गई या डेवलप की गई एक योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी में ज्यादा मात्रा में जो प्रदूषण था उसमें कमी लाना। तो गंगा नदी के जो प्रदूषण है या पॉल्यूशन है उसके स्तर में या लेवल में कमी लाना ही प्रमुख या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट किसका था, गंगा एक्शन प्लान का। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1986 में प्रारंभ की गई एक योजना थी सरकार की जिसका प्रमुख उद्देश्य या ऑब्जेक्ट क्या था कि गंगा नदी में जो भी पॉल्यूशन या प्रदूषण है इसमें कमी लाना। तो ये है गंगा एक्शन प्लान। जैसे यदि आप एग्जांपल के तौर में देखें तो जो नदी होती है उसमें कई सारे बैक्टीरिया जैसे जीवाणु हो गया, इकोलाई हो गया, इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में थी। इनकी कमी करने के लिए ही क्या किया गया, गंगा एक्शन प्लान जो है लागू किया गया, क्योंकि जब इनकी संख्या कमी होगी, अनेक जीवाणुओं की संख्या में कमी आएगी, तभी तो जाके पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि गंगा एक्शन प्लान जो है 1986 में प्रारंभ की गई केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसके माध्यम से प्रमुख उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी में जो भी प्रदूषण था उसको कम करना। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। तो देखिए जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनको आपको तैयार करना है और खास तौर से जो आपके 2 से 3 नंबर वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से जरूर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।